हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और ये भी देखेंगे कि भाई एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए प्रोसेस, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि भाई किसी भी प्रोसेस में ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो इस लॉ को हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी देख सकते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ये कंटेनर के अंदर वाटर है और इसमें क्या है, थर्मामीटर एक लगा हुआ है और इसमें एक थर्मामीटर लगा हुआ है और ये थर्मामीटर इस वाटर का कोई टेम्परेचर T1 मेज़र कर रहा है और ये जो टेम्परेचर थर्मामीटर मेज़र करेगा ये वाटर का भी होगा और बाहर एटमॉस्फेयर का भी होगा। और ये कंटेनर क्या है, इंसुलेटेड है, ये कम्प्लीटली इंसुलेटेड है। अब इंसुलेशन का मतलब क्या होता है कि अंदर जो एनर्जी होगी वो सिस्टम के बाहर नहीं जा पाएगी और बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आ पाएगी। अब क्या है, इसमें पैडल व्हील हमने लगा रखा है, ये पैडल व्हील लगी हुई है। अब ये पैडल व्हील लगी हुई है, इसके अंदर वाटर है और इस थर्मामीटर ने इसका T1 टेम्परेचर मेज़र कर रखा है। अब हमने क्या किया, इसको रोटेट कराना शुरू किया। जब हम इस पैडल व्हील को रोटेट कराएंगे तो इस सिस्टम के अंदर क्या करेगा, वर्क इंटर करेगा, वर्क W इंटर करेगा। अब जब वर्क इंटर करेगा तो ये जो अंदर लिक्विड है ये क्या करेगा, तेज़ी से रोटेट करेगा, इस फैन की वजह से यानी इस व्हील की वजह से तेज़ी से रोटेट करेगा। अब जब तेज़ी से रोटेट करेगा तो इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में इम्पैक्ट करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल जाएगी। हीट में बदलने की वजह से इस थर्मामीटर की रीडिंग बढ़ती जाएगी। तो आप वर्क ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इस थर्मामीटर का टेम्परेचर T2 हो जाएगा। मतलब ये जो वर्क आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये किस में बदल रहा है, हीट में बदल रहा है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि भाई वर्क को हीट में बदला जा सकता है। वर्क क्या है कि एनर्जी का फॉर्म है और हीट भी क्या है कि एनर्जी का फॉर्म है। तो जब आप वर्क के सिस्टम में ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी प्रोसेस में तो ये वर्क सिस्टम में डिस्ट्रॉय नहीं होगा बल्कि वर्क क्या करेगा, हीट में बदल जाएगा। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई पॉट है, बर्तन है, इसमें क्या है, वाटर है और किसी प्लेट से हमने क्या किया है, इसको ढक रखा है। ये प्लेट है, ये प्लेट से ढक रखा है और हमने क्या किया, अब इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट मतलब बर्नर के नीचे रख दिया, ये हीट। जब हम इसके अंदर वाटर के अंदर हीट सप्लाई करेंगे डेल्टा Q यानी एनर्जी हमने हीट के फॉर्म में सप्लाई की, तो थोड़ी देर के बाद ये वाटर क्या होगा, गर्म होगा, हीटअप होगा। हीटअप होते होते थोड़ी देर के बाद बॉइलिंग की कंडीशन में पहुंच जाएगा। जैसे वाटर बॉइलिंग की कंडीशन में पहुंचेगा और बॉयल होने लगेगा तो ये वाटर क्या करेगा, स्टीम में बदलेगा और ये स्टीम क्या करेगी, इस प्लेट के ऊपर प्रेशर लगाएगी और ये स्टीम जब प्रेशर लगाएगी तो ये प्लेट क्या करेगी, हट जाएगी यहाँ से या फिर इस जो पॉट है या बर्तन है उससे नीचे गिर जाएगी। तो जब ये प्लेट हटेगी और नीचे गिरेगी तो वर्क डन होगा। और ये वर्क डन कैसे हो पाया, ये वर्क डन इसलिए हो पाया क्योंकि हमने क्या किया, इस वाटर को हीट सप्लाई किया है। वही हीट किस में बदल जाएगी, वर्क डन में। तो हीट भी क्या एक एनर्जी का फॉर्म है, वर्क डन भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो जब हमने इस वाटर में जो कि हमारा सिस्टम है इसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई की तो ये एनर्जी अंदर कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुई बल्कि वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ कि वर्क को हीट में बदला जा सकता है, वर्क भी एनर्जी का फॉर्म है, हीट भी एनर्जी का फॉर्म है, यानी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि हीट को भी वर्क में बदला जा सकता है। तो इस तरीके से एनर्जी को किसी भी प्रोसेस में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है और उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग आगे ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने स्टेटमेंट अभी फर्स्ट लॉ का पढ़ा है कि भाई एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम लोगों को फर्स्ट लॉ को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो हम लोगों ने प्रीवियस रिजल्ट से ली है। ये इक्वेशन उस जगह की है जब हम लोगों ने प्रूफ किया था कि हीट ट्रांसफ़र एक पाथ फंक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस हो रही है 2 से 1
ये प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, सिर्फ प्रोसेस है। तो 2 से 1 परफॉर्म हो रही है और हम लोग यानी सिस्टम को 2 से 1 पे ला रहे हैं 2 पाथ के जरिए। एक बार सिस्टम को 2 से 1 पाथ बी को फॉलो करके ला रहे हैं, एक बार सिस्टम 2 को 1 पे पाथ सी को फॉलो करके ला रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या मिला था, ये एक रिजल्ट मिला था। अब ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, डेल्टा क्यू 2b1, ये मतलब हीट का वो अमाउंट है जब हम लोग 2 से 1 पे आ रहे हैं पाथ बी को फॉलो करके, माइनस डेल्टा क्यू 2c1, तो ये वो हीट का अमाउंट है जब हम लोग 2 से 1 पे आ रहे हैं पाथ सी को फॉलो करके। ये बराबर है डेल्टा डब्ल्यू 2b1, मतलब जब हम पाथ 2 से 1 पे आ रहे हैं बी को फॉलो करके, माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2 to 1 जब हम पाथ सी को फॉलो करके आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है और जो वर्क डन हो रहा है सेम पाथ पे, तो उसको एक तरफ कर लें। तो डेल्टा क्यू 2b1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू उधर ले आए, डब्ल्यू 2b1 इज इक्वल टू ये उधर ले जाएं, डेल्टा क्यू 2c1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2c1। तो हमें इससे क्या दिख रहा है, तो इससे हमें यह दिख रहा है कि जब हम लोग प्रोसेस 2 to 1 परफॉर्म कर रहे हैं पाथ बी को फॉलो करके, तो हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन का डिफरेंस बराबर है जब हम प्रोसेस 2 to 1 परफॉर्म कर रहे हैं पाथ सी को फॉलो करके। तो हम लोग क्या कर लें, इसको एक फॉर्म में लिख लें, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू पाथ बी को फॉलो करके बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू पाथ सी को फॉलो करके। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन का डिफरेंस आप पाथ बी को फॉलो करिए जो कि बराबर है हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन के डिफरेंस के, जबकि आप पाथ सी को फॉलो करके आ रहे हैं। तो हमें ये क्लियर दिख रहा है कि हम जब पाथ चेंज कर रहे हैं तो हमें हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन के डिफरेंस में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर जो आप एक नए पाथ से भी वापस आएँ, यानी 2 से 1 पे आएँ एक पाथ डी को फॉलो करके, तो ये जो डिफरेंस होगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू पाथ डी को फॉलो करके भी बराबर होगा। तो हमें ये क्लियर दिख रहा है हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन का जो डिफरेंस है ये पाथ से इंडिपेंडेंट है, जबकि हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन दोनों ही पाथ फंक्शन है, पर इनका डिफरेंस क्या है, पाथ से इंडिपेंडेंट है, मतलब इंड स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट 2 और 1 पे डिपेंड कर रहा है इनका डिफरेंस। तो जो भी क्वांटिटी इंड स्टेट पे डिपेंड करती हैं यानी पॉइंट फंक्शन होती हैं, उन्हें हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका डिफरेंस क्या होगा, किसी प्रॉपर्टी के बराबर होगा। अब इसको हम हटा दें तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। एनर्जी हमारी क्या है, ये एनर्जी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग इसको अब क्या कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म में लिख लें, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डी ई। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हमने इसको डेल्टा क्यों लिखा और इसको डी ई क्यों लिखा। तो ये हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन पाथ फंक्शन है, हमेशा अमाउंट के फॉर्म में लिखे जाते हैं और अमाउंट के लिए हम लोग डेल्टा वर्ड यूज़ करते हैं। और ये प्रॉपर्टी है, हमेशा चेंज के फॉर्म में लिखी जाती है और चेंज के लिए हम लोग डी लिखते हैं। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन का डिफरेंस हमेशा एक पॉइंट फंक्शन होता है जो कि एनर्जी के बराबर होता है। तो अब इस इक्वेशन को, जो बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है जिसको हम उस फॉर्म में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी ई, अब इसको उधर ले जाइए, प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से प्रोसेस के लिए। इसी इक्वेशन को हम लोग एक सिंपल सिस्टम के जरिए भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है, ये पिस्टन है, ये हमारा क्या है, पिस्टन, इसके अंदर गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है, क्लोज सिस्टम है, गैस भरी हुई है। आप क्या करिए, इसको हीट सप्लाई कीजिए बर्नर से, अंदर हीट गई डेल्टा क्यू। तो ये जो अंदर हीट जाएगी ये दो काम करेगी, एक तो ये पिस्टन को उठाएगी, पिस्टन को उठाएगी तो जिससे वर्क डन परफॉर्म होगा, और ये हीट एक और काम करेगी, ये जो अंदर गैस है उसकी एनर्जी को बढ़ाएगी, यानी एनर्जी में चेंज करेगी। तो जब आपने हीट सप्लाई की सिस्टम में यानी इस गैस में, तो ये हीट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पिस्टन को ऊपर उठाएगी मतलब वर्क डन परफॉर्म करेगी, और एक क्या करेगी, इसके अंदर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ाएगी। मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दाएं बाएं और भागने लगेंगे, उनके अंदर की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब जब ये आपने हीट दी तो आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है डेल्टा क्यू, और ये दो चीज़ का सम होगा डी ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू।
तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल यही चीज़ जो हम लोगों ने इससे प्रूफ की है, ये एक सिंपल सिस्टम पे भी लगा के देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो हमारी इक्वेशन ये कब वैलिड है। तो ये इक्वेशन कब वैलिड है, हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग ए प्रोसेस, यानी क्लोज सिस्टम होना चाहिए और इसमें प्रोसेस परफॉर्म होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोसेस कैसी है, तो प्रोसेस कोई भी हो सकती है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, दोनों प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या है, वैलिड है। इसको दे दें इक्वेशन 1। तो ये जो हमारा सिस्टम है इसकी जो एनर्जी होती है वो मेनली 3 टाइप की एनर्जी का सम होती है। ये जो एनर्जी है हमारी इस सिस्टम की वो काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस इंटरनल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की होती है। अगर ये पूरा सिस्टम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये सिस्टम मान लीजिए हमने डेटम यहाँ माना है, ये क्या है हमारा डेटम मान लीजिए, अर्थ मान लीजिए। अगर ये सिस्टम हमारा हाइट पे है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इंटरनल एनर्जी तो इस सिस्टम के अंदर जो गैस भरी हुई है उसकी मॉलिक्यूलर लेवल की एनर्जी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है। पर मोस्ट केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस क्लोज सिस्टम को स्टेशनरी मानते हैं। स्टेशनरी मानने की वजह से वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और मोस्ट केसेस में ये जो डेटम है, मतलब हम सिस्टम को क्या करते हैं, हम सिस्टम को यही कंसीडर करते हैं, डेटम क्या करते हैं, जीरो मानते हैं। मतलब हम मानते हैं कि सरफेस पे सिस्टम रखा हुआ है तो कोई हाइट होती नहीं है। हाइट ना होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। अगर हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो कहने का मतलब ये जो एनर्जी होती है वो मेनली क्या होती है, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है। तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी, DE, चेंज एनर्जी हो जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम लोग इसको नए फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस डेल्टा W। इसको इक्वेशन दे दें 2। अब ये इक्वेशन कब वैलिड होगी, तो फिर इस इक्वेशन के वैलिड होने के लिए पहला तो क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है, प्रोसेस कोई भी हो, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, दोनों के लिए वैलिड है। अगर ये कंडीशनें फुलफिल होती हैं तो ये इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस डेल्टा W। तो इक्वेशन 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करनी है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब इस इक्वेशन में देखते हैं हम लोग और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में ये जो हमारी इक्वेशन है डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस डेल्टा W, उसमें डेल्टा W को हम लोग PdV से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस PdV। तो जब हम डेल्टा W को PdV लिखते हैं तो उसके लिए भी कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन ये है कि भाई क्या होना चाहिए, सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो होनी ही चाहिए। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है, प्रोसेस क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो ये वाली इक्वेशन क्या है, वैलिड नहीं है। तो ये इक्वेशन भी हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इक्वेशन कब वैलिड है, तो हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं कि ये कब वैलिड है। तो ये गेट एग्जाम में या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं और इक्वेशन दे देंगे, पूछ लेंगे कि भाई कंडीशन लिखिए कि इक्वेशन कब वैलिड है। तो इक्वेशन ये जब वैलिड होगी जब हमारा क्लोज सिस्टम होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, जीरो होंगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। ये जब इतनी कंडीशनें फुलफिल होंगी तो ये इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कंडीशनें चेंज हैं, इसकी कंडीशन भी क्या है, चेंज हैं। इसी में आगे डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी क्या होगी। तो भाई फर्स्ट लॉ वही लगाते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू DE प्लस डेल्टा W।
तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और ना ही मास ट्रांसफ़र होता है। तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी तो ये क्या है, हमारा हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हीट के फॉर्म में भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। और ये वर्क भी क्या है, हमारा एनर्जी का फॉर्म है, ये भी जीरो हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, तो बाहर ना तो कोई एनर्जी जाएगी और ना ही क्या जाएगा, मास जाएगा। तो एनर्जी के दोनों फॉर्म है। अब जब एनर्जी का इंटरेक्शन हो नहीं रहा है तो जीरो हो जाएगा। तो एनर्जी हमारी चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन डी ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये डी ई का वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेट करेंगे ई, और ये इंटीग्रेशन जीरो का क्या होता है, कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। और आइसोलेटेड सिस्टम का हमारा एग्जांपल क्या है, यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स क्या है, हमारा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यूनिवर्स से ना तो एनर्जी बाहर जाती है और ना ही बाहर की एनर्जी अंदर आती है। इसी वजह से यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे एंट्रोपी का, तो उससे पता चलेगा कि यूनिवर्स की एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। तो इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया कि भाई क्या एनर्जी क्या रहती है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहती है। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि एनर्जी तो यूनिवर्स की कांस्टेंट रहेगी और एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा बढ़ती जाती है। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।